प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हृदय शर्मा आपका स्वागत करता हूं समुद्रगुप्त क्लासेस में। तैयारी जीत के अंतर्गत हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लासेस। करंट अफेयर्स की क्लासेस जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी, पीएससी, अदर स्टेट पीएससी, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, सीडीएस, इन सभी में इन क्लासों का बड़ा महत्व है। करंट अफेयर के बिना कोई काम होता नहीं है। करंट अफेयर के अंतर्गत हम पहली चर्चा करेंगे चर्चित व्यक्तित्व पर, फेमस पर्सनैलिटीज। ये वो पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने वर्ष भर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से लोगों को प्रभावित किया, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में रहे हों, कला के क्षेत्र में रहे हों, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में रहे हों, राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में रहे हों, स्पोर्ट से हर क्षेत्र में जो भी रहे हैं उसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे चर्चित व्यक्तित्व के अंतर्गत। सबसे पहले जो हमारी चर्चा है वह होगी क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को लेकर। 27 दिसंबर 2024 को मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी ने घोषणा की है कि महान भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने उनके मानद क्रिकेट सदस्य बनने के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है, जो सचिन तेंदुलकर के 24 वर्षों के अद्वितीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट यात्रा, उनके योगदान, उनके जो अचीवमेंट है उनको मान्यता देता है। एक बार फिर समझें, 27 दिसंबर 2024 को एमसीसी ने घोषणा की है कि महान भारतीय क्रिकेटर ने उनके जो है मानद क्रिकेट सदस्य बनने का, जो मानद क्रिकेट का सदस्य बनने का जो निमंत्रण है वो स्वीकार कर लिया उनकी क्लब का। आइए हम चर्चा करते हैं एमसीसी क्या है। एमसीसी, जिसका पूरा नाम है मेलबोर्न क्रिकेट क्लब, एमसीसी। याद रहे कि एक मेलबोर्न क्रिकेट क्लब है जो दुनिया का सबसे पहला क्रिकेट क्लब है, जो लंदन में, इंग्लैंड में है, और दूसरा है मेलबोर्न क्रिकेट क्लब, ये ऑस्ट्रेलिया में है। मेलबोर्न क्रिकेट क्लब एमसीजी यानी मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड के प्रबंधन देखता है। यह ऑस्ट्रेलिया के सबसे पुराने खेल क्लबों में से एक है और सचिन तेंदुलकर के नाम एमसीसी में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने का रिकॉर्ड भी सचिन तेंदुलकर के नाम है। यहाँ उन्होंने 5 टेस्ट खेले हैं, जिनमें 1 शतक, 3 अर्धशतक, और उनका रन औसत रहा है 44.90। उन्होंने कुल 449 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट रहा है 58.69। उन्हें 2012 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से भी सम्मानित किया जा चुका है। एमसीजी मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की स्थापना 5 नवंबर सन 1838 को हुई और हम आपको बता दें कि भले ही इंग्लैंड में क्रिकेट का जन्म हुआ है, लेकिन पहला वनडे, इसमें पहला वनडे और विश्व का पहला टेस्ट मैच दोनों ही मेलबोर्न यानी ऑस्ट्रेलिया की धरती पर ही खेले। इसका थोड़ा रिकॉर्ड जाने आप। फर्स्ट टेस्ट मैच 15 मार्च सन 1877 को मेलबोर्न में खेला गया था। ये था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। इसमें ऑस्ट्रेलिया 45 रनों से विजयी हुआ और कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया थे रेवे गर्गरी। कैप्टन ऑफ इंग्लैंड थे जेम्स ली वाइट। चार्ल्स बर्नस ने, जो ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन थे, उन्होंने 165 रन बनाए और याद रहे ये वर्ल्ड का पहला शतक था। याद रहे फर्स्ट बैट्समैन थे वो जिन्होंने वर्ल्ड में पहली बार सेंचुरी लगाई थी। इसके अलावा फर्स्ट ओडीआई यानी एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच 5 जनवरी 1971 को हुआ। ये भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ और इसमें ऑस्ट्रेलिया 5 विकेट से विजयी रहा। तो मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की ये थी हिस्ट्री। इसके अलावा हम अब चर्चा करते हैं काम्या कार्तिकेयन की। काम्या कार्तिकेयन कौन है जान लीजिए। 7 समिट्स चुनौती पूरी करने वाली, यानी 7 समिट्स चुनौती पूरी करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की जो महिला है वो है काम्या कार्तिकेयन। उन्होंने ये कारनामा 31 दिसंबर 2024 को कर दिखाया। काम्या कार्तिकेयन मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल की छात्रा हैं, जो नेवी एजुकेशनल सोसाइटी के द्वारा चलाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2 अगस्त 1965 को दिल्ली में हुई। काम्या कार्तिकेयन ने यह रिकॉर्ड अपने पिता कमांडर एस कार्तिक के साथ अंटार्कटिका के विसन मैसिव, याद रहे अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी है विसन मैसिव, उस शिखर पर चढ़कर अपना जो अभियान है, कैंपेनिंग है, उसका समापन किया और ये समय था 31 दिसंबर 2024। काम्या कार्तिकेयन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2021 में। सबसे पहले चर्चा करते हैं 7 समिट्स क्या है। दरअसल 7 समिट्स उन ऊंचे शिखरों को कहा जाता है प्रत्येक महाद्वीप के, यानी प्रत्येक जो 7 महाद्वीप है उनकी जो सर्वोच्च ऊंची जो चोटियां हैं उन्हीं को ही 7 समिट्स के नाम से जाना जाता है। और
पहली बार इसको जो फतेह किया गया, यानी 7 समिट्स पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे 30 अप्रैल 1985 को अमेरिकी पर्वतारोही रिचर्ड बॉस। यानी रिचर्ड बॉस ने 7 समिट्स का जो रिकॉर्ड है पहली बार स्टार्ट किया था, उन्होंने बनाया था। ये सभी 7 शिखर पर पहुंचने वाले पहले पर्वतारोही थे। ये जो चोटियां हैं, सबसे पहले एशिया में माउंट एवरेस्ट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, 8,848 मीटर ऊंची चोटी है। दूसरी जो चोटी है दक्षिण अमेरिका की एंकागुआ, दक्षिण अमेरिका की एंकागुआ है जो 6,962 मीटर ऊंची चोटी है। तीसरा नंबर जो आता है वह है उत्तरी अमेरिका की डेनाली, जिसका पूर्व नाम था माउंट मैकनले, ये 6,194 मीटर ऊंची है। इसके बाद आता है अफ्रीका की किलिमंजारो, अफ्रीका की किलिमंजारो जो है 5,895 मीटर ऊंची चोटी है। इसके बाद पांचवा नंबर है यूरोप के माउंट एल्ब्रोस, माउंट एल्ब्रोस जो है 5,542 मीटर ऊंचा है। इसके बाद आता है छठवां नंबर अंटार्कटिका के मिशन मैसिव का, अंटार्कटिका के मिशन मैसिव जो है ये 4,897 मीटर ऊंचा है। इसके बाद सातवां नंबर है ओशियनिया, ओशियनिया वो देश हैं जो समुद्र में है, छोटे छोटे आइलैंड हैं, और उनकी सबसे ऊंची चोटी है पुंचक जया, जिसका नाम पुराना नाम जया पीक है। ये 4,884 मीटर ऊंचा है। तो इस प्रकार ये सभी हुई 7 समिट्स, और इनका जो जो रिकॉर्ड है फतेह किया है हमारी काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन को 2021 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब जरा समझ लीजिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 2018 से हुई थी, और इसका संचालन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसमें करीब 25 जो है लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, और उन्हें 1-1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, मेडल और प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं, और ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार की 2 श्रेणियां हैं, पर्सनल यानी व्यक्तिगत, और दूसरे संस्थागत। व्यक्तिगत यानी ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने खुद कुछ ना कुछ अचीवमेंट हासिल किया, और संस्थागत यानी एनजीओ वगैरह जो बाल उद्धार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। याद रखें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2018 से पहले इसका नाम 2 भागों में डिवाइड था। ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जिसकी स्थापना 1979 में हुई, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित था। इसमें 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग शामिल थे, यानी ये संस्थागत था, यानी संस्थाओं को दिया जाता था। इसका क्षेत्र था बाल विकास, बाल संरक्षण इत्यादि। जबकि बाल शक्ति पुरस्कार जिसकी स्थापना 1996 में हुई, ये एनजीओ भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा स्थापित था। इसमें 5 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को शामिल किया जाता है जिन्होंने नवाचार के क्षेत्र में यानी इनोवेटिव, एजुकेशनल अचीवमेंट, सोशल अचीवमेंट, कला और संस्कृति के क्षेत्र में काम किया हो, बहादुरी और खेल की दिशा में काम किया हो, उनको दिया जाता है। तो ये थी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की जानकारी। अब हमारी चर्चा है इरा जादव पर। इरा जाधव, याद रहे इरा जाधव अंडर 19 क्रिकेट में 13 ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाली पहली भारतीय बनी। इरा जाधव, इरा जाधव मुंबई की 14 वर्षीय है, और उन्होंने 12 जनवरी 2025 को बेंगलुरु के अल्लूर में अंडर 19 महिला वनडे ट्रॉफी में मेघालय के खिलाफ, याद रहे मेघालय राज्य के विरुद्ध 157 गेंदों में 346 रन बनाए थे। कुल गेंदें उन्होंने 157 खेली, चौके जिसमें 42 थे और छक्के 16 थे। इस सेगमेंट में याद रहे, इस सेगमेंट में विश्व रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका की लिजेल ली के नाम है, जिन्होंने 2010 में एक घरेलू मैच में 427 रन बनाए थे। याद रहे, उनके बाद दूसरा नंबर हमारी इरा जादव का है। याद रहे कि इरा जादव की जो शिक्षा है शारदा आश्रम विद्या मंदिर बॉम्बे में वहां हुई। शारदा आश्रम विद्या मंदिर जिसकी स्थापना 9 जून 1949 को हुई। हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ से बड़े बड़े खिलाड़ी, भारतीय क्रिकेट की नहीं बल्कि वर्ल्ड हिस्ट्री के सबसे महान खिलाड़ियों का जो है यूनिवर्सिटी रही। इनमें विनोद कांबली, सचिन तेंदुलकर और अजित आगरकर जैसे लोगों के नाम है। ये जो सामने बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है शारदा आश्रम विद्या मंदिर की है। अब हमारी चर्चा है भारत के प्रसिद्ध टेबल टेनिस प्लेयर अंकिता शरत कमल की। अंकिता शरत कमल ने जो है संन्यास लेने की घोषणा की है मार्च 2025 को। याद रहे अंकिता शरत कमल का जो है संबंध टेबल टेनिस से है। जाने अंकिता शरत कमल के बारे में। अंकिता शरत कमल टेबल टेनिस के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं।
और 10 बार के वे राष्ट्रीय चैंपियन रहे हैं और उन्होंने मार्च में घोषणा की कि वे संन्यास ले रहे हैं। उनका अंतिम टूर्नामेंट नेहरू इंडोर स्टेडियम चेन्नई में 25 से लेकर 30 मार्च 2025 तक रहा। उनका जन्म 1982 में चेन्नई में हुआ और वर्ष 2003 में वो पहली बार उन्होंने अपना अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता था। उनकी उपलब्धियां 7 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए स्वर्ण पदक हासिल करने के लिए कांस्य पदक भी हासिल किया, यानी 7 कॉमनवेल्थ गेम में खेले थे और 5 ओलंपिक खेलों में प्रदर्शन रहा है। उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2004 में, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2019 में और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है वो उन्हें प्राप्त हुआ 2022 में। युगांडा के धावक, याद रहे युगांडा के धावक जैकब किप्लुमो ने वार्सिलोना, याद रहे वार्सिलोना हाफ मैराथन दौड़ में, वार्सिलोना जो है स्पेन में पड़ता है, वार्सिलोना हाफ मैराथन दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया। एक बार फिर समझ लीजिए, युगांडा के धावक जैक किप्लुमो ने वार्सिलोना हाफ मैराथन दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अब हम जैकब किप्लुमो की अचीवमेंट की बात करें तो युगांडा के लंबी दूरी के धावक हैं। बार्सिलोना हाफ मैराथन दौड़ को 56 मिनट 42 सेकंड में पूरी कर विश्व रिकॉर्ड बनाया और ये कारनामा उन्होंने 16 फरवरी 2025 को किया। पूर्व रिकॉर्डधारी हैं येमिका केल्चे जो इथियोपिया से थे और उन्होंने 57 मिनट 30 सेकंड का समय लिया था अक्टूबर 2024 में और इन्होंने समय लिया 56 मिनट 42 सेकंड का। फुल मैराथन की हम आपको बता दें कि जो लंबाई है वो होती है 42.195 किलोमीटर, यानी 26 मील 385 गज, जबकि हाफ मैराथन में रेस की लंबाई होती है 21.1 किलोमीटर यानी 13.1 मील। तो जैकब किप्लुमो ने बार्सिलोना हाफ मैराथन में ये कारनामा दिखाया। अगर इनके अर्ली लाइफ की बात करें, प्रारंभिक जीवन की बात करें तो इनका जन्म 14 नवंबर 2000 को युगांडा में हुआ था। एथलेटिक कैरियर की शुरुआत इन्होंने रियो ओलंपिक जो ब्राजील में हुए थे 2016 में वहां से की। टोक्यो ओलंपिक 2020 हम आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में होने थे लेकिन कोविड के कारण उन्हें 2021 में स्टार्ट किया गया था और इसमें उन्होंने 10,000 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। इसके बाद उन्हें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में यूजिन जो अमेरिका में हुई थी वहां पर भी कांस्य यानी ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। कॉमनवेल्थ गेम 2022 जो बर्मिंघम इटली में थे, सॉरी इंग्लैंड में थे, वहां उन्हें गोल्ड प्राप्त हुआ और विश्व क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2024 बेलग्रेड जो यूगोस्लाविया की राजधानी है वहां उन्होंने गोल्ड हासिल किया था। लंदन मैराथन जो अप्रैल 2025 में हुआ इसमें उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया जबकि गोल्ड सेबेस्टियन सांबे को मिला जो उन्हीं के ही हमवतन थे, यानी वो भी युगांडा के ही थे। मैथ्यू ब्राउनली सबसे ज्यादा उम्र में यानी सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने, सबसे ज्यादा उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बने। एक बार फिर समझ लीजिए, मैथ्यू ब्राउनली सबसे ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बने। थोड़ा सा मैथ्यू ब्राउनली की चर्चा कर लें हम। सबसे ज्यादा उम्र है यानी जब इन्होंने डेब्यू किया था तब 62 वर्ष 147 दिन के थे। याद रहे कि इस उम्र में लोग रिटायर होते हैं जबकि वो क्रिकेट में डेब्यू कर रहे थे। 10 मार्च 2025 को उन्होंने ये कारनामा किया। उनकी टीम फॉकलैंड द्वीप समूह है और ग्वेसामा T20 इंटरनेशनल मैच में उन्होंने कोस्टारिका के खिलाफ 1 रन बनाया। याद रहे कि मैथ्यू ब्राउनली 62 वर्ष 147 दिन के उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया। 10 मार्च 2025 को उनकी टीम थी फॉकलैंड द्वीप समूह और ग्वेसिमा जो T20 इंटरनेशनल मैच हो रहा था, T20 इंटरनेशनल मैच हो रहा था उसमें कोस्टारिका के खिलाफ, छोटा सा आइलैंड है, उसके खिलाफ 1 रन बनाया। पूर्व में ये जो रिकॉर्ड है ये उस्मान गोकर के नाम था जो 59 वर्ष के थे, तुर्की के थे और 2019 में उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था लेकिन इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है मैथ्यू ब्राउनली ने 62 वर्ष 147 दिन में डेब्यू किया। अब हम बात करते हैं भारत की तरफ से ऐसा उम्रदराज कौन है जिसने लगभग बड़ी उम्र में डेब्यू किया था अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। तो हम बात बता दें कि ये कारनामा हमारे रुस्तम जी जमशेद जी द्वारा किया गया था 1976 में। एक बार फिर जान लीजिए, सर्वाधिक उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं रुस्तम जी जमशेद जी। तो एक जो है उनका समय है 1892 से लेकर 1976। एक बार फिर ध्यान दीजिए कि उन्होंने जो
कारनामा किया था वर्ष 1933-34 में इंग्लैंड के विरुद्ध टेस्ट मैच में डेब्यू किया था। उस समय रुस्तम जी जमशेद जी की आयु थी 41 वर्ष 27 दिन और उनका स्कोर था 3 विकेट और 137 रन उन्होंने बनाए थे। यह भारतीय भूमि पर भी पहला टेस्ट मैच खेला गया था, याद रहे ये बहुत जरूरी जानकारी कि भारतीय भूमि का भी पहला टेस्ट मैच था वर्ष 1933-34 में, जिसमें उन्होंने जमशेद जी ने कारनामा किया था और ये स्थान था बॉम्बे जिमखाना, यानी ये मैच बॉम्बे जिमखाना में खेला गया था। रुस्तम जी जमशेद जी का जन्म 18 नवंबर 1892 को हुआ और 5 अप्रैल 1976 को उनके निधन। तनुष्का सिंह तनुष्का सिंह भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स में जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट बनी है। ये तनुष्का सिंह का फोटो है। तनुष्का सिंह यूपी के में जन्मी है, फ्लाइंग ऑफिसर्स हैं और इनकी जो ट्रेनिंग है एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल तेलंगाना में हुई है और ये जगुआर जो फाइटर प्लेन है ये ब्रिटिश फ्रांसीसी लड़ाकू विमान है, यानी ब्रिटिश फ्रांसीसी दोनों ने मिलकर बनाया था और जगुआर ने 1962, 65 और 71 की जंग में भूमिका निभाई। वर्तमान में अब इसे रिटायर किया जा रहा है इस लड़ाकू को। अगली चर्चा है प्रसिद्ध भारतीय महिला वंदना कटारिया ने हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है। याद रहे कि वंदना कटारिया हॉकी की प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी है भारत की और इन्होंने 1 अप्रैल 2025 को अपने रिटायरमेंट यानी संन्यास की घोषणा कर दी है। हम आपको बता दें कि फॉरवर्ड प्लेयर हैं और 1 अप्रैल 2025 को हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका जन्म 1992 को होशंगाबाद हरिद्वार उत्तराखंड में हुआ था। वर्ष 2009 में इन्होंने हॉकी में अपने करियर की शुरुआत की। इन्होंने 320 मैच खेले, 158 गोल किए और इनका लगभग 15 वर्ष का हॉकी प्लेइंग का करियर रहा है। भारतीय महिला हॉकी के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच यानी 320 मैच खेलने वाली खिलाड़ी है ये, पहली बात तो ये ध्यान रहे। दूसरा, टोक्यो ओलंपिक 2020 के ओलंपिक में हैट्रिक बनाने वाली भी प्रथम भारतीय महिला है, यानी 3 लगातार ओलंपिक इन्होंने खेले। 2012 का लंदन ओलंपिक, 2016 का रियो डी जेनेरियो ओलंपिक और 2020 का लंदन ओलंपिक, ये 3 लगातार ओलंपिक खेले हैं, इसलिए हैट्रिक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला भी वंदना कटारिया ही बनी। और पुरस्कार उन्हें पुरस्कार मिला 2021 में, पद्मश्री से सम्मानित किया गया 2022 में। तो याद है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फला फला व्यक्ति किस क्षेत्र से संबंधित है, कोई हॉकी से है, कोई राजनीति से है, कोई तबला वादक है, ये हमको पता होना चाहिए। यूपीएससी पीसीएस में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। याद रहे कि जो करंट अफेयर्स है ये प्री और मेंस दोनों में ही समान रूप से आपके लिए उपयोगी होगा। अब हम बात कर रहे हैं मनन कुमार मिश्रा जी। मनन कुमार मिश्रा जी लगातार 7वीं बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए। ये बहुत बड़ी बात है, लगातार 7वीं बार यानी 7 बार लगातार वे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे हैं। मनन कुमार मिश्रा वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, लगातार 7वीं बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। 2012 में वे पहली बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे। उनका जन्म 1956 गोपालगंज बिहार में हुआ था और उन्होंने पटना लॉ कॉलेज से एलएलबी किया 1980 में और बीजेपी ने उन्हें अपना राज्यसभा का सदस्य बनाया है मीसा भारती के स्थान पर। उत्तराखंड के मानसिंह और भागीरथी बिष्ट ने नई दिल्ली मैराथन दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया। याद रहे कि मानसिंह जो है नई दिल्ली मैराथन 2025 में पुरुष वर्ग के विजेता है, जबकि भागीरथी बिष्ट महिला वर्ग में विजेता है। दोनों की दोनों उत्तराखंड के हैं। मानसिंह का ये फोटो है और भागीरथी बिष्ट का ये जो है फोटो शो हो रहा है। हम आपको बता दें कि दिल्ली मैराथन का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है और हर साल जनवरी फरवरी में आयोजित होती है। इसके अलावा जब भी कई बार ये अलग अलग समय में भी आयोजित हुई है, तो दिल्ली मैराथन जो है वर्ल्ड क्लास मैराथन में उसका नाम आता है। अगली चर्चा है एनआरआई तुषार मेहता को अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन ने अपने 10वें अंतरिक्ष पर्यटन मिशन में भेजा है फरवरी 2025 को। आप फिर समझ लीजिए, एनआरआई यानी अप्रवासी भारतीय तुषार मेहता को अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन ने अपने 10वें अंतरिक्ष पर्यटन मिशन में भेजा है और ये कारनामा हुआ फरवरी 2025 को। ये तुषार मेहता का फोटो है, इनके साथ 5 अन्य सदस्य गए, कुल मिला के 6 सदस्यीय टीम थी। तुषार मेहता एनआरआई हैं, यांकी हैं। यांकी का अर्थ होता है न्यूयॉर्क के निवासी।
तुषार मेहता को अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन, याद रहे ब्लू ओरिजिन ने अपने 10वें अंतरिक्ष पर्यटन मिशन में भेजा है फरवरी 2025 को। अंतरिक्ष यान में 6 अन्य चालक सदस्य भी थे और इन्होंने अपना नाम रखा परफेक्ट 10 और ये मिशन था NS-30। अंतरिक्ष यान का नाम था न्यू शेफर्ड NS और कंपनी है ब्लू ओरिजिन कंपनी, जो अमेरिकी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी है, जिसकी स्थापना 8 सितंबर 2000 को हुई थी। मुख्यालय कैंट यानी वॉशिंगटन में है और संस्थापक को हम आप लोग सभी जानते हैं, जेफ बेजोस, जिन्होंने अमेजन जैसी वर्ल्ड क्लास कॉमर्शियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किया था। वर्तमान सीईओ है इसके डेव लैम्प। अब हमारी चर्चा हुई सर चेट्टू शंकरन नायक को लेकर। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रवादी और न्यायविद सर शंकरन नायर को याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनके साहसिक कदम के लिए उनकी प्रशंसा की है। उनकी ये टिप्पणी अक्षय कुमार अभिनीत केसरी चैप्टर 2 की रिलीज से कुछ दिन पहले आई है। नायर यानी शंकर नारायण केसरी चैप्टर 2 नाम की जो फिल्म है उसका एक सब्जेक्ट रहे हैं। तो आइए ये सर चेट्टू शंकर नायर कौन थे, अब हम इस पर चर्चा कर लें कि इनके प्रधानमंत्री ने क्यों इनकी प्रशंसा की है। ये जो 3 फोटो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये तीनों सर चेट्टू शंकर नायर के हैं, जो वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं, निश्चित वकील रहे हैं, राष्ट्रवादी रहे हैं और ब्रिटिश साम्राज्य के एक समय में काफी सेवा की, लेकिन आगे चलकर उनके खिलाफ भी हुए। सर चेट्टू शंकर नायर को जानिए। सर चेट्टू शंकर नायर का जो जन्म है, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रसिद्ध वकील और राजनेता रहे हैं। इनका जन्म 11 जुलाई 1857 को यानी 11 जुलाई 1857 को मनकारा मनकारा जो है डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जो केरला में पड़ती है। हम आपको बता दें कि इनकी प्रारंभिक जो पढ़ाई है मनकारा में ही हुई। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे उन्होंने वकालत की स्टार्टिंग की। वे 1897 में जो अमरावती में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, उसके अध्यक्ष भी चुने गए। याद रहे अमरावती आंध्र प्रदेश वाला जो है, उसके वो राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा मद्रास के एडवोकेट जनरल रहे वो 1906 से 1910 तक। फिर मद्रास हाई कोर्ट के वो न्यायाधीश बने 1910 से 1915। इसके अलावा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद यानी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके सदस्य बने सन 1915 से 1919 तक। हम आपको बता दें कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। उसके बाद ये पद सर चेट्टू शंकर नायर के पास भी रहा 1915 से लेकर 1919 तक। भारत सचिव के सलाहकार रहे 1920 से लेकर 1921 तक। फिर भारतीय राज्य परिषद के सदस्य यानी इंडियन स्टेट काउंसिलिंग जो है उसके सदस्य रहे वर्ष 1925 में। उन्हें 1912 में नाइट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। और हम आपको बता दें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इस्तीफा दे दिया और नाइट की जो उपाधि थी वो भी उन्होंने वापस लौटा दी। उनकी मृत्यु 24 अप्रैल सन 1934 को मद्रास में हुई। तो ये था उनका प्रारंभ जीवन। अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि उनको क्यों याद किया गया है, क्या कारण है। देखिए, नायर ने बहुत सारे काम किए। वे राष्ट्रवादी तो थे ही और उन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के क्षेत्र में काफी काम किया। वे चाहते थे कि जनता स्थानीय रूप से शासन खुद संभाले। इसके लिए वर्ष 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की घोषणा हुई, तो उसको बड़ा चढ़कर बड़े ही जोश खरोश के साथ उसको स्टार्ट कराने में उनकी बड़ी भागीदारी रही। और प्रांतों में द्वैत शासन यानी जो है डायरची सिस्टम लाने में भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। हम आपको बता दें कि उन्होंने 1922 में अपनी पुस्तक गांधी एंड एनार्की, याद रहे बुक्स का नाम था गांधी एंड एनार्की, में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की निंदा की और इसी कारण वो खुन्नस हो गई और माइकल ओ डायर ने 1924 में नायर के खिलाफ लंदन में मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया। उल्टा चोर कोतवाल। ये जनरल डायर से ऊपर थे। माइकल ओ डायर ये उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जब जलियांवाला बाग जैसा नृशंस हत्याकांड हुआ, जो 20वीं शताब्दी में अपने आप में ब्रिटिश साम्राज्य के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है। तो उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था और कोर्ट भी माइकल ओ डायर के साथ था और कोर्ट ने 11:1 के बहुमत से, यानी एक तरफ 11 सदस्य एक तरफ केवल एक ही वोट मिला, बहुमत से डायर के पक्ष में फैसला सुनाया और नायर को 500 पाउंड का जुर्माना
और 7,000 पाउंड का खर्चा देने का जो है आदेश जारी किया। हम आपको बताएं कि 20वीं शताब्दी के द्वितीय दशक में जलियांवाला बाग जैसा हत्याकांड हुआ। नृशंस हत्याकांड में विविध हत्याकांड में 13 अप्रैल सन 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग, जो जल्ली नाम के व्यक्ति की संपत्ति थी, वहां बैसाखी के दिन मेला लग रहा था और शांतिपूर्वक जुलूस, छोटी मोटी चर्चा भी हो रही थी। जनरल डायर ने बिना कोई पूर्व सूचना के यहाँ पर एक खूनी खेल खेला और इतना नृशंस पूर्वक हत्याकांड था जिसमें हजारों लोग मारे गए। जब ज्यादा प्रेशर पड़ा तो सरकार ने हंटर कमेटी की स्थापना की। हंटर कमेटी, जाहिर सी बात है कि वो अपराधियों को बचाने में लगी रही और उसने बताया कि 379 लोगों की मृत्यु हुई है। गांधी जी ने हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी नीमतोती कहा था। उसके बाद कांग्रेस ने भी पंडित मदन मोहन मालवीय कमेटी की स्थापना की, जिसने बताया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में 1,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अब इसी के लिए आलोचना की है सर शंकर नारायण ने माइकल ओडायर की, और माइकल ओडायर इसके लिए लंदन में जाकर कोर्ट क्लेम करता है, मानहानि का मुकदमा करता है और वो जीत भी जाता है 11:1 के मत से। और इसमें 500 पाउंड का जुर्माना और 7,000 पाउंड जो है हर्जाना और देने की बात कही। और उसके बाद ये बात कहता है कि अगर आप मुझसे माफी मांगेंगे तो मैं जुर्माना नहीं लूंगा, मैं हर्जाना नहीं लूंगा। जो अपने आप में एक और हमारे ऊपर तमाचा था। शंकर नारायण ने माफी मांगने से इनकार कर दिया और सारा पैसा अपनी जेब से ही भरा, इसलिए उनकी तारीफ की गई। शंकर नारायण जो थे, उनके पोता और पोती है जो उन्होंने जैसे रघुपलात और पुष्पपलात, याद रहे कि नायर के परपोते हैं, ग्रैंड सन है ये रघुपलात और उनकी वाइफ है पुष्पपलात। इन्होंने एक किताब लिखी थी 2019 में, उसका नाम है द केस दैट शुक द एम्पायर, वन मैन्स फाइट फॉर द ट्रूथ अबाउट द जलियांवाला बाग नरसंहार। ये 2019 में लिखी और इसके लिए उन्होंने कहा कि इस मुकदमे से, यानी जो वो ड्रामा शुरू हुआ, जो मुकदमा चला, इससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक हलचल पैदा हुई। किसने कहा है? रघुपलात ने कहा है, जो ग्रैंड सन है शंकर नारायण के। और इसी बुक्स पर आधारित है अक्षय कुमार की फिल्म केसरी चैप्टर 2, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग। और ये रिलीज हुई थी 18 अप्रैल 2025 को। और इस जो कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म में अक्षय कुमार ने शंकर नारायण की भूमिका निभाई थी। भारत सरकार के डाक विभाग ने पंडित चतुरलाल के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने की घोषणा की है। याद रहे, भारत सरकार के डाक विभाग ने, पोस्ट ऑफिस ने पंडित चतुरलाल के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने की घोषणा की है। आइए हम जाने कि पंडित चतुरलाल थे कौन। पंडित चतुरलाल तबला वादक थे और बहुत प्रसिद्ध तबला वादक थे। पश्चिम में भारतीय शास्त्रीय संगीत को पेश करने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तबला वादक थे पंडित चतुरलाल। और ऑस्कर से नॉमिनेट होने वाले पहले भारतीय तबला वादक भी पंडित चतुरलाल थे। 1957 में उन्हें नॉमिनेट किया गया था। उनका जन्म 16 अप्रैल 1925 को उदयपुर राजस्थान में हुआ और उन्हें संगीत के देवता का अवतार की उपाधि दी गई थी। तबला का प्रशिक्षण उन्होंने उस्ताद अब्दुल हाफिज अहमद खान से लिया और 14 अक्टूबर 1965 को उनकी मृत्यु हो गई। याद रहे कि डाक टिकट का अनावरण उनके जन्म शताब्दी समारोह के समापन के दौरान अप्रैल 2026 में किया जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।